हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस 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 क्या होता है, इसके बारे में आपको कुछ जरा सा भी नॉलेज हो अगर तो होम्योस्टेसिस जो होता है वो एक तरह का मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज इंक्रीज हो गई है या बढ़ गई है तो मतलब बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट था वो चेंज हो गया है, यानी कोई चीज बढ़ गई है तो होम्योस्टेसिस उसको फिर से डिक्रीज करेगा उसके नॉर्मल रेंज तक और हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगा। तो यानी कि होम्योस्टेसिस सिर्फ एक हम होम्योस्टेसिस उसे कह सकते हैं जो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है। तो हम इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी environment the maintenance of internal body environment is said to homeostasis। ठीक है, उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने को होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस का जो मेन मोटिव है जो ये मानता है कि जो हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। मान लो ये हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है, मान लो ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है, अगर मोर स्वेटिंग, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज जो हो जाएगी तो यानी कि क्या होगा, सोडियम कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारी बॉडी का था वो चेंज हो गया, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके अंदर दोबारा से सोडियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगी टू इट्स नॉर्मल रेंज, इसके नॉर्मल रेंज तक दोबारा से इंक्रीज करेगी और बॉडी का जो सोडियम कंसंट्रेशन था वो अपने नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा और नॉर्मल रेंज पर आते ही हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट था वो दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होम्योस्टेसिस वर्क करता है। और हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस किस मैकेनिज्म पर वर्क करता है, यानी किस बेसिस पर ये वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस जो होता है वो वर्क किस तरह से करता है। तो होम्योस्टेसिस वर्क बाय टू वेज, दो तरह से ये काम करता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला यह नेगेटिव फीडबैक के तौर पे काम करता है, फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अब जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी ज्यादातर यही हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। और जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो सिर्फ इमरजेंसी में ही हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करता है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट कैसे होता है और यही ज्यादातर हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करता है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक है वो अगर कोई चीज हमारी बॉडी में बढ़ी हुई है यानी बढ़ गई है तो वो जो नेगेटिव फीडबैक है वो उसको डिक्रीज करवा देती है। और अगर हमारी बॉडी में कोई चीज डिक्रीज हो गई है तो उसको ये इंक्रीज करवा देती है, यानी अपोजिट वर्ड करती है। जो बढ़ा हुआ है उसे घटा देती है, जो घटा हुआ है उसे बढ़ा देती है। इसी वजह से हम इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं।
बैक कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक कैसे वर्क करता है। तो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ऐसे वर्क करता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ बढ़ी हुई है या बढ़ रही है तो हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक है वो उसे और भी बढ़ा देता है, यानी और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स की किस तरह से ये बढ़ा देता है। तो एग्जांपल के तौर पर मान लो कि हमारी बॉडी में अगर, जैसे कि हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी बॉडी में मान लो सोडियम कंसंट्रेशन का ले लेते हैं। हमारी बॉडी में अगर सोडियम कंसंट्रेशन मान लो बढ़ा हुआ है, सोडियम कंसंट्रेशन, तो ये हमारा नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, उसे डिक्रीज करवा देगा। ठीक, अब इसकी हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द लेवल ऑफ एनी सब्सटेंस इंक्रीज, द लेवल ऑफ एनी सब्सटेंस डिक्रीज in our body then due to homeostasis level is decrease to its, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीज था, सॉरी, टू इट्स नॉर्मल रेंज। मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस का लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में तो होम्योस्टेसिस की वजह से वो फिर डिक्रीज हो जाता है अपने नॉर्मल रेंज तक। ठीक है, और फिर हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो दोबारा से मेंटेन हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है जैसे कि हमारा ब्लड जो है, मान लो हमारा ब्लीडिंग होने लग गई। ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होता रहता है, लेकिन हमारे जस्ट क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी क्लॉटिंग करने लगती है, ब्लड क्लॉट बनाने लगती है, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग रुक जाती है। ब्लीडिंग रुकने से ये हुआ कि ब्लड समझ लो इंक्रीज हो गया, वरना तो डिक्रीज ही हो रहा था ना, रुकने की वजह से ब्लड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। लेकिन हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो अब भी ब्लड को इंक्रीज ही करवाएगा, क्योंकि ब्लड लॉस तो पहले भी हो चुका है ना, उतना तो कम हो ही गया था। तो यानी कि हमारा होम्योस्टेसिस भी इंक्रीज करवा रहा है और क्लॉटिंग के थ्रू हमारी बॉडी तो इंक्रीज कर ही रही थी, समझ लो बढ़ ही रहा था। तो यानी कि इसने बढ़े हुए को और बढ़ाया, तो इसलिए इसे पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। और ये बढ़े हुए को घटाता है, घटे हुए को बढ़ाता है, इसलिए इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक और था कि जो होम्योस्टेसिस है वो कंट्रोल करता है किन वेरिएबल्स को। तो यह कंट्रोल करता है किन वेरिएबल्स को, तो ये कंट्रोल करता है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स बाय होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के द्वारा किन किन वेरिएबल्स का वो होता है कंट्रोल। ठीक है, एक तो ये टेम्परेचर को रेगुलेशन करवाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करवाता है। ठीक है, दूसरा ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको ये कंट्रोल करता है। तीसरा है आयरन लेवल, आयरन लेवल यानी आयरन के लेवल को करता है मेंटेन। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ब्लड की गैसेस हैं उनका, यानी चौथा लेवल ऑफ ब्लड गैसेस। पांचवा है कैल्शियम लेवल को, कैल्शियम लेवल को। छठा है सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, फ्लूइड बैलेंस एटसेट्रा। इनको ये क्या करता है, मेंटेन करता है इन वेरिएबल्स को। अब इन वेरिएबल्स को मेंटेन करने के लिए हमें एक बात जाननी थी कि जनरली देयर आर 4 mechanisms that the body uses to maintain homeostasis.
यानी इन वेरिएबल्स को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी 4 तरीके के मैकेनिज्म को यूज करती है। सबसे पहला होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर, रेगुलेशन ऑफ वाटर। दूसरा है एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन। और चौथा है हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। इन 4 मेथड्स के, इन 4 मैकेनिज्म्स के थ्रू हमारी बॉडी इन वेरिएबल्स को, होम्योस्टेसिस के इन वेरिएबल्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो जो पढ़ा एक बार उनका रिवाइज करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस जो होता है वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट इज सेट टू होम्योस्टेसिस। जो हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसका मेंटेनेंस ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। होम्योस्टेसिस कहता है कि हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए हमेशा। जैसे ही ऊपर नीचे होगा तो ये दोबारा से उसे कांस्टेंट कर देगा। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का मान लो ज्यादा स्वेटिंग हो गई, सोडियम कंसंट्रेशन कम हो गई, तो होम्योस्टेसिस के थ्रू दोबारा सोडियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाएगा उसके नॉर्मल रेंज तक, और बॉडी को दोबारा से इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर दिया जाएगा। होम्योस्टेसिस 2 तरीके से काम करता है, एक तो नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे ज्यादा, ये सब वेरिएबल्स को मेंटेन करने में ये सबसे ज्यादा रोल करता है। पॉजिटिव फीडबैक सिर्फ इमरजेंसी में अपना काम करता है। नेगेटिव फीडबैक को नेगेटिव फीडबैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो हमारे बॉडी में जिस सब्सटेंस का इंक्रीजमेंट होती है उसको ये डिक्रीज कर देता है, और जिसके डिक्रीजमेंट होती है उसकी इंक्रीज कर देता है। ये अपोजिट वर्क करता है, इसलिए हम इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। जैसे अगर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो ये डिक्रीज कर देगा होम्योस्टेसिस, और अगर बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है तो हमारा होम्योस्टेसिस उसके नॉर्मल रेंज तक दोबारा से इंक्रीज करके दोबारा हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर देगा, मेंटेन कर देगा। पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो क्या करता है, जो सब्सटेंस बढ़ा हुआ है उसी को बढ़ाता है। जैसे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, क्लोटिंग करेगी। क्लोटिंग से क्या हुआ, ब्लड बढ़ा एक तरह से, क्योंकि पहले लगातार कोई चीज बाल्टी में से गिर रही थी, तुमने अगर रोक दिया तो मतलब क्या हो गया कि अब वो बढ़ा हुआ है। अब बढ़े हुए को ये हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो और बढ़ाता है, यानी जो ब्लड क्लोटिंग की वजह से बढ़ ही रहा था उसको यह बना के हमारी बॉडी से और बढ़वाता है, यानी बढ़े हुए को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे थे कि होम्योस्टेसिस जो है वो किन वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है, यानी कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर लेवल, आयरन लेवल, लेवल ऑफ ब्लड गैसेस, कैल्शियम लेवल, सोडियम पोटेशियम लेवल, फ्लूइड बैलेंस एटसेट्रा जो हैं ये वेरिएबल्स होम्योस्टेसिस के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। जनरली देयर आर 4 मैकेनिज्म्स, यानी 4 मैकेनिज्म हैं दैट द बॉडी यूजेस, जिसको बॉडी यूज करती है मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस को। उनमें सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो रेगुलेशन ऑफ वाटर, दूसरा जो है एसिड बेस बैलेंस, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन, और चौथा है टेम्परेचर रेगुलेशन। ओके फ्रेंड्स, इतना अब होम्योस्टेसिस खत्म होता है। इन मैकेनिज्म्स के बारे में हम बाद में एक एक करके बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से होम्योस्टेसिस समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।